गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू दौरे के दिन डीजी जेल की हत्या से हड़कंप मच गया है। हत्या के पीछे घर के नौकर का हाथ बताया जा रहा है। वहीं पुलिस ने फरार नौकर को मुख्य आरोपी बताया है। यासिर इसका नाम है। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने अब से थोड़ी देर पहले नौकाए वारदात का दौरा किया। ये बताया कि नौकर ने ही दरवाजा बंद कर डीजी जेल की हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अरुण के मेहता और गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.के. गोयल ने भी घटनास्थल का दौरा किया और उसके बाद ये बड़ी बात निकल कर आई कि नौकर शुरुआती तफ्तीश में मुख्य आरोपी नजर आ रहा है। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल मामले का कोई टेरर एंगल नहीं है ऐसा पुलिस कह रही है, लेकिन एक संगठन है जिसने इसकी जिम्मेदारी लेने की बात कही है। कुल मिलाकर यह मामला जो है काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि अमित शाह का इस वक्त जम्मू कश्मीर का दौरा है। वैष्णो देवी के दर्शन करके वो लौटे और इस बीच में यहां पर यह घटना घटित होना। जम्मू कश्मीर के डीजी जेल हेमंत लोहिया की आतंकवादियों ने गला रेतकर हत्या कर दी है। और जैसा कि हमने आपको बताया, शुरुआत में शक नौकर यासिर पर जा रहा है। हेमंत लोहिया जी के ये दोस्त हैं राजीव खजूरिया जी, इनके घर में वो पिछले कुछ दिनों से रह रहे थे और रात को खाना खाने के बाद जब अपने बेडरूम में जाते हैं तो ये लड़का जो डोमेस्टिक सर्वेंट है, जो पिछले कुछ अर्से से काम करता था, वो कहीं पाँव में कोई थोड़ी उनकी चोट थी और पाँव को मरहम लगाने के लिए उस वक्त अंदर था और अचानक उसने कुंडी लगा के उनके ऊपर हमला किया और बार बार उसमें जो है वो शार्प एज्ड वेपन के साथ उनके ऊपर अटैक किया। बाद में उनको आग लगाने की, किसी कपड़े को, तकिए को आग लगा के वो भी उनके ऊपर फेंका, शायद उनको सफोकेट करने के लिए। घर के लोगों ने बहुत कोशिश करी, दरवाजा अंदर से बंद था, इन्होंने बार बार उसको तोड़ करके अंदर जाने की कोशिश करी, मगर तब तक मुझे लगता है कि जख्मों की ताब न लाते हुए उनकी डेथ हो गई। ये बहुत अनफॉर्चुनेट वाक़ा है कि घर में एक ट्रस्टेड आदमी जो आप बतौर कुक जिसको या बतौर डोमेस्टिक हेल्प इस्तेमाल करते हैं वो इस तरह की बात करे। कुछ रेलेवेंट क्ल्यूज ऐसे मिले हैं जिससे लगता है कि उसका स्टेट ऑफ माइंड जो थोड़ा सा काफ़ी डिफरेंट था और पुरानी उनकी हिस्ट्री में भी थोड़ा पता चल रहा है कि काफ़ी एग्रेसिव नेचर का वो आदमी था। अब ये जो वाक़ा हुआ है इसकी बाकी तहकीकात कर रहे हैं और उसके फ़ोटो जो हैं अलेज्ड मर्डरर के वो मीडिया में जारी कर दिए गए हैं। इसकी बाकी डिटेल जो हो तफ्तीश के साथ पता चलेगा। तो आपको ये आपने पूरा बयान सुना और इस बयान में साफ तौर पर यह कहा गया है कि गला रेतकर हत्या की गई है। उसके बाद शव को जलाने की कोशिश की गई है। उनके पैर में शायद थोड़ी चोट लगी थी, उसके राहत देने के लिए इस नौकर ने उनकी मदद की बात कही और उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया। हालांकि पुलिस प्रशासन यह भी कह रहा है कि इसमें कोई टेरर एंगल नहीं है, लेकिन क्या वाकई में इतना बड़ा इत्तेफाक है कि जब अमित शाह का यहां पर दौरा है उसी वक्त यहां पर यह घटना घटित हो जाती है। खैर, इन सब के बीच में आपको बता दें कि जब आग दिखाई पड़ी तो गार्ड ने शोर मचाया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की गई। कई सारे संगठन जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं और क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, वैष्णो देवी के दर्शन करके लौटे हैं और राजौरी में उनकी रैली है, ऐसे में उसी वक्त अगर ये घटना घटित होती है तो फिर क्या ये महज इत्तेफाक है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। तो डीजी जेल के मर्डर को लेकर फिलहाल जो मिस्ट्री है वो गहराती जा रही है। जम्मू कश्मीर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का वहां पर दौरा भी है और जो चुस्त दुरुस्त भी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हुई है, इंटेलिजेंस नेटवर्क भी मजबूती के साथ में खड़ा किया है। तो ऐसे मौके पर जो डीजी रैंक के अधिकारी की हत्या कर देना, आतंकी हमले में हत्या कर देना, ये अत्यंत दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, जो कुछ भी मैं हुआ है दुर्भाग्यपूर्ण है और मेरा मानना है कि जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट में अगर इस तरह की घटना होती है तो परेशान करती है और बहुत परेशान करती है। मुझको मेरा मानना है कि चाहे जो भी वो अनुसंधान हो उसके बाद भी ही कोई इस प्रकार की टिप्पणी हो, लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा, जो नॉर्मैलिटी की बात दिल्ली से होती है वो कश्मीर में नहीं दिखती है। कश्मीर में डिसरप्शन है बीते 3 वर्षों से।
जिंदगी होगा, जब तक उसको रिस्टोर रिट्रीव रिपेयर करने की कोशिश नहीं होगी, मुश्किल है। तो यहां पर कत्ल के पीछे नौकर का जिक्र आ रहा है। कौन है वो नौकर? यासिर इसका नाम है। कत्ल के बाद से ये व्यक्ति फरार बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि तेल मालिश के नाम पर उसने पैरों पर मसाज की और उसके बाद हत्या कर दी। रामबन जिले का रहने वाला है यासिर, जिसके ऊपर हत्या के आरोप लग रहे हैं। पहले प्रधान सचिव गृह के यहां पर यासिर काम करता था और उसके बाद यहां पर काम करने लगा। घर से पुलिस को एक डायरी भी मिली है और इस डायरी और तमाम सबूतों को खंगालने पर पुलिस प्रशासन को यह लग रहा है कि यासिर डिप्रेशन का शिकार था, वो मानसिक तनाव से गुजर रहा था। हालांकि फिलहाल यासिर फरार है। वो कहां पर है, इसकी तफ्तीश की जा रही है। प्रशासन जुटा हुआ है कि यासिर को पकड़ा जाए, समझा जाए कि क्या किसी आतंकी घटना के तहत इसे अंजाम दिया गया या फिर इसके पीछे वजह कुछ और है। लेकिन इस हत्या के बीच एक और कड़ी जो इस खबर को जोड़ती है वो है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह मिशन कश्मीर के दौरे पर हैं। अमित शाह 3 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आपको बता दें कि आज सुबह अमित शाह ने माता वैष्णो देवी का दर्शन किया। पूजा के बाद अमित शाह राजौरी के लिए निकल गए। अब से थोड़ी देर में अमित शाह राजौरी में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और इस रैली में बकरवाल, गुज्जर और पहाड़ियों के को एसटी का दर्जा देने का वो ऐलान कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मौका होने वाला है, क्योंकि जब ये रैली होगी तो बकरवाल समाज, गुज्जर समाज, पहाड़ी समाज जो वहां का है उसे एसटी का दर्जा देने का वो ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में ये दौरा बहुत ज्यादा खास है, कई मायनों में, सियासी मायनों में, जम्मू कश्मीर में परिवर्तन के लिहाज से, कई सारे सुधार के लिहाज से। कुल मिलाकर 3 दिन का अमित शाह का ये दौरा और 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। माता वैष्णो देवी मंदिर में पूजा पाठ की तस्वीर और दूसरी तरफ राजौरी में रैली करते हुए देश के गृह मंत्री अमित शाह। और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी सुनील जी भट्ट जुड़ रहे हैं राजौरी से। राजौरी वो जगह जहां पर अमित शाह अब से थोड़ी देर में पहुंचेंगे। सुनील जी भट्ट, जरा हमारे दर्शकों को यह बताइए कि राजौरी का जो ये गृह मंत्री का दौरा है ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि कहा जा रहा है कि बकरवाल समाज, गुज्जर समाज और पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देने का ऐलान कर सकते हैं। कितना महत्वपूर्ण यह ऐलान इस वक्त जम्मू कश्मीर में इस समाज के लिहाज से, ये दौरे के लिहाज से? सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, वैष्णो देवी की तस्वीरें हैं। आप घर बैठे माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर पहुंचने के बाद माता रानी के दर्शन किए, वहां से निकलकर अब वो चले गए हैं राजौरी। राजौरी में अब से थोड़ी देर बाद ये कहा जा रहा है कि उनकी जनसभा है, जहां पर हमारे सहयोगी लगातार मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने की हम कोशिश करेंगे, संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, अमित शाह का इस दौरे को समझने की कोशिश करेंगे। सुनील जी भट्ट एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी भट्ट, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को कि कितना महत्वपूर्ण दौरा है ये 370 के बाद अमित शाह का राजौरी पहुंचना, और उसके बाद यहां पर जिन समुदायों को, बकरवाल, गुज्जर, पहाड़ियों को एसटी का दर्जा मिलने वाला है, इस रैली में क्या क्या बातें महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, एक बार विस्तार से आज तक के तमाम दर्शकों को बताइए। जी, मैं आपको इसमें करेक्शन करवाना चाहता हूं कि दरअसल गुर्जर और बकरवाल समुदाय जो है वो पहले से ही यहाँ पर जम्मू कश्मीर में उनको जो है अनुसूचित जनजाति का दर्जा हासिल है। दरअसल आज अमित शाह जो यहाँ आ रहे हैं, उम्मीदें हैं पहाड़ी समुदाय की, क्योंकि पहाड़ी समुदाय की ये मांग दशकों से रही है कि उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले। और जो अभी राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट है, उसके अनुसार यही बात सामने आ रही है कि पहाड़ी समुदाय को भी हो सकता है आज गृह मंत्री जो है अनुसूचित जनजाति में लाने का जो है ऐलान करे, घोषणा करे। इसको लेकर पहाड़ी समुदाय में खासा उत्साह है। आप देखिए, यहाँ पर भारी संख्या में पहाड़ी समुदाय के लोग आए हैं, राजौरी जिले से, पुंछ जिले से। और जो हमारे पास जो आधिकारिक सूत्रों के हवाले से जो डेटा है, उसके अनुसार ये बात है कि जम्मू संभाग में कम से कम 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर पहाड़ी समुदाय जो है एक डिसाइडिंग फैक्टर है। और उसी तरह कश्मीर घाटी में भी कम से कम 4 विधानसभा ऐसी सीटें हैं जहां पर पहाड़ी समुदाय जो है डिसाइडिंग फैक्टर है। हम यहां पर सीधा पहाड़ी समुदाय के लोगों से बात करते हैं। जी, मुझे बताइए, आज गृह मंत्री यहां पर आ रहे हैं, कितना आप उत्साहित है और क्या उम्मीदें? फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी थैंकफुल टू श्री अमित शाह जी, जो यहाँ पे हमारे बीच
हमारे पहाड़ियों के बीच वो आज यहाँ पे आ रहे हैं। जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन अलग अलग सरकारों ने किया, वो मुझे लगता है कि बीजेपी जो है उसका हक में, हमारे हक में जो फैसला करेगी। आज आप देख सकते हैं कि पूरा जन सैलाब जो पहाड़ियों का उमड़ के यहाँ पे पहुंचा है, अपने घरों को छोड़ के, सारी बस्तियों को छोड़ के यहाँ पे पहुंचा है, वो सिर्फ और सिर्फ अमित शाह जी को सुनने के लिए यहाँ पे पहुंचा है कि वो उनके हक की कोई ना कोई अच्छी सी बात रखेंगे। तो आपको लगता है कि आज वो ऐलान करेंगे कि पहाड़ी समुदाय को भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले? मुझे जहां तक लगता है कि आप पीछे नजर मारे, पूरी जो पहाड़ी कौम है वो यहाँ पे इकट्ठी हो चुकी है और हमें पुरजोश उम्मीद है, हमें होप है कि अमित शाह जी और हमारे हक में कोई बेहतर फैसला करके जाएंगे। आज देखिए यहाँ पर जो है पहाड़ी समुदाय के लोग जो है पारंपरिक पगड़ी पहनकर आए हैं। जी मुझे बताइए, आज जो यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह जी रैली को संबोधित करेंगे, जो उम्मीदें हैं आपकी कि वो आज आपको अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की बात करेंगे, तो उम्मीद है आपको पूरी कि ऐसा होगा? देखिए, पिछले 40 साल से जो है पहाड़ी कबीले ने सब्र किया है और इस खूबसूरती है जो एसटी आज अमित शाह साहब यहाँ हमें देने आ रहे हैं, इसकी खूबसूरती है। इसमें हिंदू भी है, इसमें मुस्लिम भी है, इसमें सिख भी है, इसमें ईसाई भी है। इसमें जो पहाड़ी समुदाय है, जो जिसमें कि हिंदू समाज के भी लोग हैं, मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, आप दोनों इकट्ठे हैं इस मुद्दे पर? बिल्कुल, हम पिछले 40 साल से जो है इकट्ठी लड़ाई कर रहे हैं और ये गुलदस्ता जो है हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, एक सेकुलरिज्म का भाव पूरे हिंदुस्तान में दिया जा सकता है। अगर ये आज दर्जा देने का ऐलान यहाँ होता है तो अगले विधानसभा चुनाव में आप बीजेपी को वोट देंगे? बिल्कुल, जितने भी हमारे यहाँ हिंदू मुसलमान सिख भाई अगर हमें मिलता है, यहाँ का बच्चा जो है वो ठीक है। सुनील जी भट्ट, यानी राजनीति से जुड़ना जरूरी भी है, क्योंकि आपने जो सवाल पूछा उसके जवाब में वो खुद कह रहे हैं, लेकिन ऐलान हो रहा है, ये ऐतिहासिक है और उस समुदाय में उसकी खुशी मिल रही है। पहाड़ी समुदाय को इस बात का आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है, खुशी हो रही है कि आज ऐसा हो सकता है कि ऐलान हो जाए। ऐलान होगा नहीं होगा इस पर नजर हमारी बनी हुई है। महाराष्ट्र में सरकारी आदेश जारी हुआ है कि अब कोई भी सरकारी संस्था में फोन पर हेलो नहीं बोलेगा, बल्कि वंदे मातरम बोलेगा। लेकिन एकनाथ शिंदे सरकार के इस फैसले पर महाराष्ट्र में तगड़ी सियासत शुरू हो गई है। मुस्लिम नेताओं ने आपत्ति दर्ज करवाई है। हेलो हेलो, अब फोन पर हेलो बोलना मना है। अब फोन पर हेलो की जगह बोलना होगा वंदे मातरम। महाराष्ट्र में फोन पर वंदे मातरम बोलने का संकल्प जारी किया गया। सरकारी कर्मचारी और अधिकारी के हेलो बोलने पर पाबंदी। महाराष्ट्र में हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने पर छिड़ गया है संग्राम। 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती पर महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार एक संकल्प जारी करती है। संकल्प ये है कि अब से कोई भी सरकारी अधिकारी या सरकारी कर्मचारी फोन उठाते ही हेलो नहीं बोलेगा, बल्कि हर सरकारी कर्मचारी को हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलना होगा। फिर बीजेपी के लोगों ने एक ऐसी चीज लाया जिससे हिंदू मुस्लिम के बीच में एक दरार पैदा हो। कल से 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन से तमाम अधिकारी, तमाम ऑफिसर्स, तमाम सरकार में सरकारी नौकरी करने वाले लोगों को एक हुक्म जारी हो गया है कि आप हेलो की जगह पर वंदे मातरम बोलो। जनाब, मैं आपसे कह देना चाहता हूं कि हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान बोलते हैं, जय हिंद बोलते हैं, क्या इससे आपको कहीं देश के खिलाफ नफरत नजर आती है? सिर्फ फोन रिसीव करते वक्त ही नहीं, बल्कि मुलाकात करते वक्त भी कोई नमस्ते शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। वहां भी वंदे मातरम ही कहेगा। और ये आदेश महाराष्ट्र के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, स्थानीय नागरिक निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों, कॉलेजों और अन्य प्रतिष्ठानों पर लागू होगा। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र सरकार के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने सबसे पहले ये प्रस्ताव पेश किया था, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के इस प्रस्ताव का तगड़ा विरोध शुरू हो गया है। सबसे पहले हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने के प्रस्ताव पर आपत्ति एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने उठाई। ये भाजपा वालों के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। कभी शहर के नाम चेंज करने की बात करते हैं तो अभी कॉलर ट्यून के ऊपर जैसा फोन उठाओ तो बोलो ये बोल। क्योंकि इनको अगर महंगाई पे, बेरोजगारी पे अगर कोई सवाल करे तो चीते से भी फास्ट भाग जाते। उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? इससे क्या हो जाने वाला है? वंदे मातरम बोल दिए फोन के ऊपर तो क्या बेरोजगारों को रोजगार मिल जाएगा? हमारा किसान भाई जो आत्महत्या कर रहा है उसका कर्ज माफ हो जाएगा? हाँ, महंगाई दर कम हो जाएगा? नहीं ना। तो यही इनकी हमेशा से मानसिकता रही है, किसी न किसी तरह ध्यान भटकाना है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार के मंत्री कपिल पाटिल कहते हैं कि वंदे मातरम कहने में कोई बुराई नहीं। ये भारतीय संस्कृति का विषय है, इसको जातिवाद से जोड़ना ठीक नहीं।
सगळे लोक आपल्या आपल्या पद्धतीने वेगवेगळ्या पद्धतीने बोलतात. नमस्कार करण्याची सुद्धा वेगळी पद्धत आहे. कोणी हॅलो बोलतो, कोणी सांगतो नमस्कार, कोणी बोलतो जय महाराष्ट्र, कोणी बोलतो जय भारत. भारताची संस्कृती आहे. भारताच्या संस्कृतीबद्दल कोणाच्या मनातही दुमत असण्याचं काही कारण नाही. ह्याला जातीवादाशी जोडण्याचा कोणी प्रयत्न करू नये. हा भारताच्या संस्कृतीचा विषय आहे. लेकिन महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता को वंदे मातरम पर आपत्ति. वो कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान भाइयों को बांटने की कोशिश है. ये लोग सिर्फ और सिर्फ पोलराइज करने के लिए रोजाना एक ऐसी चीज लाएंगे. आप कहेंगे देखो मुसलमान वंदे मातरम नहीं बोलता है, हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के बीच में एक दरार पैदा करने की कोशिश करेंगे. लेकिन भाइयों, इस देश के रहने वालों, हम देश से प्रेम करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की बनाई हुई सारी जमीनें हैं, आसमान है, इंसान है, सब अल्लाह ने बनाया है. हम उसी के आगे सर झुकाते हैं. हम कभी भी वंदे मातरम नहीं बोल सकते. सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान जरूर बोलेंगे. समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन ने भी हेलो की जगह वंदे मातरम बोलने पर ऐतराज जताया. इस डिस्प्यूट को हम लोग बहुत दिन से झेल रहे हैं. जो अच्छे मुसलमान हैं, जो ईमान वाले मुसलमान हैं, वो कभी भी ज़मीन की पूजा नहीं करते और किसी चीज़ की भी पूजा नहीं करते. हम वाहिद अल्लाह की इबादत करते हैं. भारत में वंदे मातरम को लेकर पहली बार ऐसा विवाद नहीं उठा. इससे पहले स्कूलों में योगा और सूर्य नमस्कार से लेकर प्रार्थनाओं तक पर विवाद होता रहा है. पिछले दिनों झारखंड, बिहार जैसे कई राज्यों में स्कूलों को जबरन उर्दू स्कूल घोषित करके उनकी प्रार्थनाएं भी बदल दी गयी. ऐसे में महाराष्ट्र सरकार की ओर से वंदे मातरम को लेकर जारी किया गया ये सरकारी संकल्प सियासी अखाड़े का नया बहाना बन गया है. आज तक ब्यूरो. जम्मू कश्मीर से आई उस खबर को लेकर अब खबर आ रही है कि डीजी जेल की हत्या में आरोपी यासिर गिरफ्तार कर लिया गया है. डीजी जेल की हत्या का आरोपी यासिर गिरफ्तार कर लिया गया है. ये नौकर था, रात को तेल मालिश कर रहा था. उसके बाद इस पर आरोप है कि गला रेतकर हत्या कर दी. फिलहाल जो बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी है, वो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम में एक बड़ी कामयाबी मिली है पुलिस को, क्योंकि कुछ ही घंटों के अंदर इस हत्याकांड के इस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. ये एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है. इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं. एक तरफ डीजी जेल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो है वो यासिर को लेकर है. यासिर के पास से एक डायरी भी बरामद हुई है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने एक दावा किया कि शायद ये मानसिक तनाव से गुजर रहा था. लेकिन इन सब के बीच में यह आरोपी यासिर, जिसे गिरफ्तार किया गया है और कुछ ही घंटों में इसे गिरफ्तार किया गया. अब इससे पूछताछ की जा रही है कि क्या इसने किसी दबाव में, टेरर एंगल के तहत किसी आतंकवादी गतिविधि को अंजाम देने के लिए या किसी और वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया. अब तक शासन प्रशासन इस घटना को आतंकवादी घटना नहीं मान रही है, लेकिन इन सब के बीच में यासिर का पकड़ा जाना एक महत्वपूर्ण लीड है इस पूरी खबर को लेकर. और अब इस खबर पर ज्यादा जानकारियां धीरे धीरे निकलकर सामने आएंगी. सुनील जी भट्ट हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं. सुनील जी भट्ट, जेल डीजी की हत्या का आरोपी यासिर जो है उसे कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया. कितनी बड़ी कामयाबी से माना जाए इस घटनाक्रम को लेकर, जब अमित शाह का दौरा एक तरफ चल रहा है, राजौरी में उनको सुनने लोग आ रहे हैं और उस वक्त ये घटनाक्रम होता है. पुलिस की तरफ से कितना बड़ा ये लीडिंग फैक्टर कुछ घंटों में गिरफ्तारी का? जी बिल्कुल शुभांकर, ये जब से ये बात सामने आई कि जो पुलिस के जो महानिदेशक हैं कारागार के, प्रिजन्स के, HK लोहिया, जिस प्रकार से उनकी हत्या हुई, पूरा जम्मू कश्मीर पुलिस का जो विभाग है सदमे में था. जम्मू कश्मीर की जनता भी काफी हैरान थी कि आखिर ऐसा क्यों हो गया. लेकिन जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर पुलिस ने बड़ी प्रोफेशनली इस मामले की तफ्तीश की और पूरे जम्मू कश्मीर में, चाहे जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, सभी जगह तलाशी अभियान चलाया गया और आखिरकार अब जम्मू कश्मीर पुलिस को सफलता मिल चुकी है. जो मुख्य अभियुक्त है इस मामले में, जो कि इनका नौकर था, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है जम्मू जिले के कानाचक इलाके से. दरअसल कानाचक इलाका जो है वहां पर खेत खलियान काफी ज्यादा है और जो जानकारी सामने आई है कि वहां खेतों में ये छिपा हुआ था. इसको गिरफ्तार किया गया है और अभी इसकी पूछताछ चल रही है और पूछताछ में यही बात पता लगाई जा रही है कि आखिर इसने ये हत्या क्यों की, इसका मकसद क्या था. क्योंकि आतंकवादी संगठन ने भी इसकी जिम्मेदारी ली है, लेकिन फिलहाल उसकी कोई पुष्टि नहीं हो पाई है आधिकारिक तौर पर, क्योंकि जो पुलिस की तरफ से बयान आया उनका यही कहना है कि ये जो नौकर था ये डिप्रेशन में था और पिछले कुछ समय से ये थोड़ा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा था. फिलहाल ये सभी पहलू जो है जांच का विषय है और फिलहाल
इस अभियुक्त की जो है पूछताछ जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। शुभांकर जी, अमित शाह का दौरा जो यहां पर है उसके कॉन्टेक्स्ट में ये घटना कितनी बड़ी हो जाती है, एक बार जरा हमारे दर्शकों को बताइए आप, क्योंकि हम आपको उस रैली से भी देख रहे हैं जहां पर राजौरी में घटना हो, राजौरी में आप हैं जहां पर ये एक ऐतिहासिक क्षण है, उसी दौरान जम्मू कश्मीर में डीजी जेल की हत्या हो जाना, ये दोनों इत्तेफाक है या कोई बड़ी घटना की तरफ इशारा हो सकता है, हालांकि तफ्तीश का विषय है, लेकिन ये घटना कितनी बड़ी हो जाती है इस दौरे के मद्देनजर? जी बिल्कुल, गृह मंत्री अमित शाह इस समय जम्मू कश्मीर में हैं और सुरक्षा पूरे जम्मू कश्मीर में कड़ी कर दी गई है, चाहे वो जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, नियंत्रण रेखा हो, अंतर्राष्ट्रीय सीमा हो और खासतौर पर रैली। ठीक है, शायद आपका नेटवर्क वहां पर भीड़ की वजह से थोड़ा इशू कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गुजरात के नवरात्र के रंग पर उपद्रव का काला रंग चढ़ गया। सूरत से वडोदरा तक हंगामा ही हंगामा बरपा है। सूरत के गरबा पंडाल में मुस्लिम बाउंसरों की नियुक्ति पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया, तो फिर खेड़ा जिले में आरोप है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गरबा पर पथराव किया। उधर वडोदरा में धार्मिक ध्वज को लेकर दो समुदायों के बीच में पत्थरबाजी हुई। बुलेटिन के इस हिस्से में इन खबरों को हम विस्तार से दिखाएंगे। सबसे पहले बात सूरत में मुस्लिम बाउंसर पर बजरंग दल के हंगामे की। गुजरात में गरबा पर गदर। गरबा पंडाल में मुस्लिम बाउंसर्स पर बवाल। सूरत में बजरंग दल कार्यकर्ताओं का हंगामा। सूरत के वेसू इलाके में गरबा का जश्न महाअष्टमी की रात उपद्रव की भेंट चढ़ गया। तस्वीरें देखिए किस तरह हंगामा बरपा है। हंगामा कर रहे ये लोग बजरंग दल के कार्यकर्ता बताए जाते हैं। ये हंगामा बरपा है गरबा पंडाल में मुस्लिम बाउंसर्स की तैनाती पर। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को खबर लगी थी कि सूरत शहर के वेसू इलाके में ठाकुर जी वाड़ी गरबा पंडाल में आयोजकों ने गरबा स्थल मुस्लिम बाउंसरों की तैनाती की है। ये खबर मिलने के बाद बजरंग दल के लोग बड़ी तादाद में गरबा खेलने के बहाने गरबा स्थल पर पहुंच गए। जब उन्होंने पाया कि मुस्लिम बाउंसरों की तैनाती की बात सही है, तो उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने वहां तैनात बाउंसरों से उनके नाम पूछे तो सबने हिंदू नाम बताए। इसे लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं और बाउंसरों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। जब पुलिस को बवाल की खबर लगी तो तुरंत मौके पर पहुंच गई और दोनों पक्षों को समझा बुझाकर शांत करा दिया। हाथापाई में दो लोगों को हल्की चोटें भी आई हैं। बताया जाता है कि गरबा आयोजकों और बजरंग दल के बीच मुस्लिम बाउंसरों की तैनाती को लेकर 3-4 दिन से बात चल रही थी, लेकिन आयोजक उनकी बात नहीं मान रहे थे। आयोजक जब नहीं माने तो बजरंग दल के कार्यकर्ता ने गरबा स्थल पर ही बवाल कर दिया। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक। गरबा को लेकर बवाल गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ। आरोप है कि यहां गरबा पर दूसरे समुदाय के लोगों ने पथराव किया। पथराव में 6 लोगों के जख्मी होने की खबर है। गुजरात में गरबा पर कतर। खेड़ा जिले में गरबा पर पथराव। नवरात्र पर फिर हिंदू मुसलमान। सड़कों पर बिखरे हुए पत्थर, गाड़ी के टूटे हुए शीशे, पुलिस वालों की मौजूदगी। गुजरात के खेड़ा जिले के उड़ेला गांव में कुछ उपद्रवियों ने नवरात्र के रंग में भंग डाल दिया। महाअष्टमी पर गांव में गरबा का आयोजन किया गया था। चुनावी जीत की मन्नत पूरी करने के लिए गांव के सरपंच ने गरबे का आयोजन किया था।
लेकिन गांव के कुछ उपद्रवी तत्वों को ये अच्छा नहीं लगा और गरबा खेल रही महिलाओं पर पथराव कर दिया। पत्थर लगने से 6 लोग जख्मी हुए हैं। वो पत्थर मारा करा और लकड़िया से तोड़ डाला, गाड़ी को नुकसान कराए, मंदिर पर कराए, थोड़ा ऐसा उसने कर दिया है। ऐसा नुकसान उसको मगज में था, क्या करने पड़ेगा। ये घटना गांव के तुलजा माता के मंदिर के पास हुई। खास बात ये है कि तुलजा माता मंदिर के पास ही मस्जिद भी है। खेड़ा पुलिस ने जांच शुरू की है। शुरुआती जांच में पत्थर फेंकने वालों में मुस्लिम युवक का नाम सामने आया है। घटना की खबर मिलते ही खेड़ा जिले के डीएसपी राजेश गढ़िया, नडियाड डीएसपी समेत खेड़ा लोकल क्राइम ब्रांच की टीम, एसओजी पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। जो मातर पुलिस स्टेशन है उसका उंडेला गांव है। वो गांव में रात को जब नवरात्रि का त्यौहार सेलिब्रेशन कर रहे थे, तब एक आरिफ करके और जहीर करके लड़का है, वो दोनों ने उसकी अगुवाई में एक टोला लेके आए थे और जो भी व्यक्तियों थे सब ने फिर डिस्टर्बेंस स्टार्ट कर दिया। और जो गांव के लीडर्स है उन लोगों ने उनको समझाने की भी ट्राई की, लेकिन वो लोग माने नहीं और उनके साथ झगड़ा करने लगे और फिर थोड़े दूर जाके पत्थर मारा स्टार्ट किया। खेड़ा के इस गांव में नवरात्र में सिर्फ महाअष्टमी को गरबा होता है। मन्नत पूरी होने पर अष्टमी की रात गांव के चौराहे पर स्थानीय लोग गरबा करते हैं। आयोजकों को गरबा में गड़बड़ी की आशंका पहले से थी, इसलिए पुलिस से सुरक्षा भी मांगी गई। गरबा शुरू होने से पहले पुलिस यहां पहुंची भी, लेकिन उपद्रवियों की संख्या 200 से 300 के करीब थी, लिहाजा बवाल को रोका नहीं जा सका। हिताली शाह, खेड़ा, गुजरात, आज तक।